brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बड़ी खबर में बात करेंगे आरक्षण पर आए कुछ अहम बयानों पर और इसके संवैधानिक प्रावधानों पर भी, लेकिन उससे पहले रोज की तरह सुनिए दिन के 2 चर्चित चुनावी बयान। टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप फिर से बंगाल आए हैं और आप कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव के नतीजे क्या होंगे। पर मोदी जी, आप तो प्रवासी पक्षी हैं। आप तो उसी टाइम बंगाल आते हैं जब यहां चुनाव होते हैं। आपके बड़े नेता अमित शाह को तो ये भी मालूम नहीं है कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है ये भी नहीं मालूम अमित शाह को। मोदी जी, रोड शो कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन बंगाल के बारे में थोड़ी सी अपनी जानकारी भी तो बढ़ाइए। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। धर्म आधारित आरक्षण को लेकर देश के 2 बड़े राज्यों से 28 मई को बयान आए, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में धर्म आधारित आरक्षण या मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करवाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार धर्म के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने भी 4 जून के बाद मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करवाने की बात कह दी है। विपक्षी अगर समर्थन नहीं करते, अगर ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण पर डांका नहीं डालते, तो हमको उनके खिलाफ बोलने की क्या आवश्यकता थी। अभी कलकत्ता के हाईकोर्ट ने लाखों की संख्या में ओबीसी के लिए जारी प्रमाण पत्र किनको जारी किया था? मुसलमानों को जारी किया था, घुसपैठियों को जारी किया था, उनको रद्द कर दिया। लेकिन आपके यहाँ भी तो है ओबीसी में मुस्लिम, सब बिहार में समीक्षा करेंगे जी, समीक्षा करेंगे जी। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मना किया है, संविधान सभा ने मना किया है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने या टीएमसी ने या कांग्रेस ने किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन भी समीक्षा करेंगे यूपी हाँ, यूपी में भी करेंगे और ठीक से समीक्षा करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति, समाज, वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी और धर्म के आधार पर संविधान जिस चीज के लिए प्रोहिबिटेड है कि मना करता है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके आधार पर जो दिए गए वो गलत है। निश्चित ही जिन 14 कम्युनिटीज को मुस्लिम समाज की ओबीसी वर्ग का कोटा काट करके दिया गया, वो अलग से नहीं दिया, लेकिन ओबीसी के अंदर शामिल किया गया है, तो उसकी भी आने वाले समय में निश्चित ही हमारे पास में कई शिकायतें आई है। शिकायतों को हम लोग एक बार सत्यापन करवा रहे हैं, विभाग भी सत्यापन करवा रहा है। आने वाले समय में देखते हैं, एक बार उच्च स्तरीय कमेटी की बिठाकर क्या होता है, आने वाले समय में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को झारखंड के दुमका में थे। उन्होंने भी यहां मंच से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी, एसटी,
ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। विपक्ष की तरफ से मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई, वो भी आप सुन लीजिए। सही मायने में और सच्चाई ये है कि बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है, तो इनको अपनी सीमा में बांध दिया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया, और दूसरी बात, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं। हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है, कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान, पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ जबानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना, उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। अंतिम ये मुद्दा क्या है और इसे लेकर राजनीति इतनी गर्म क्यों, इसे समझने के लिए हमें जानना होगा आरक्षण के मामले में संविधान क्या कहता है और ओबीसी आरक्षण को लेकर नियम क्या क्या हैं। आप जानते ही हैं कि संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए, जैसे आर्टिकल 14 कहता है राइट ऑफ इक्वालिटी होगी, यानी सब लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। आर्टिकल 15 और 16 है, इनके हिसाब से देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते, कानून भी नहीं करेगा। आर्टिकल 16 भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं को ये निर्देश भी देता है कि देश में सभी के लिए समान मौके उपलब्ध कराए जाएं। इस आर्टिकल के ही क्लॉज 4 के मुताबिक सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। कैसे? जैसे अगर सरकारी नौकरी में किसी वर्ग की भागीदारी कम लगती है तो उनके लिए सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। आर्टिकल 15 और 16 के आधार पर ही एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलता है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण तो 1950 में ही लागू हो गया था, संविधान में है, लेकिन ओबीसी वर्ग को आरक्षण आगे चलकर 1990 के दशक में मिला, जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया। इसके तहत ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिला। आरक्षण जो है वो हमारे संविधान के हिसाब से शुरुआती दौर में केवल 10 साल का होना चाहिए था, फिर वो बढ़ता गया। अब उसमें जब पिछड़ों की बात आई, मतलब मंडल कमीशन, उस मंडल कमीशन में कुछ मुसलमान भी जो सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक और जो शैक्षिक आधार के ऊपर, उसमें भी उनका कुछ प्रावधान किया गया 4% के करीब, और वो तमाम राज्यों में मिल रहा है। उसमें गुजरात भी शामिल है, उसमें बिहार भी शामिल है, तमाम। लेकिन आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक पिछड़ापन उसकी बुनियाद है। मतलब कांग्रेस, मतलब मुसलमानों का अगर कोई अपर कास्ट है, जो जैसे शेख है, सैयद है, ऐसे लोग जो कहलाए जाते हैं, उनका कोई प्राविधान नहीं है। उसके बाद आता है जो यूपीए काल, उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और एक जस्टिस रंगानाथ मिश्रा कमीशन। जस्टिस रंगानाथ कमीशन ने जरूर कहा कि मुसलमान जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा पसमानदा है, तो 10% उनको मतलब आर्थिक आधार के ऊपर वो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन वो किसी भी सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया, तो वो बात खत्म हो गई। इसके 1 साल बाद आरक्षण की एक और कैटेगरी बनी। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया। ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लागू हुए आरक्षण का विरोध हुआ, कई जगह हिंसा हुई और फिर कुछ लोग नए आरक्षण के खिलाफ कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने तब इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक गैर बराबरी दूर करने के मकसद से रखा गया, लिहाजा इसका इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर नहीं किया जा सकता।
कई साल बाद आप जानते ही हैं जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपने सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण की पृष्ठभूमि समझ ली। अब स्पेसिफिकली ओबीसी आरक्षण को आप समझिए, क्योंकि अभी सारी डिबेट इसी के इर्द गिर्द है। इस मामले में एक चर्चित केस है 1992 का इंदिरा साहनी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही माना, लेकिन उसके साथ कुछ बातें भी कही। पहली बात, संसद में पास हुए एक कानून के तहत पिछड़े वर्ग के लिए एक संस्था स्थापित की जाएगी। ये संस्था ओबीसी जातियों की लिस्ट बनाएगी और इस बात की पुष्टि करेगी कि कोई जाति सच में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है या नहीं है। दूसरी बात, ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का सिस्टम अपनाया जाएगा। और तीसरी बात, आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 क्राइटेरिया ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी बताए, लेकिन एससी या एसटी आरक्षण के लिए नहीं। इस फैसले को समझने के बाद अब समझिए ओबीसी कैटेगरी में मुस्लिम आरक्षण का हिसाब किताब कैसा है। केंद्र और राज्य स्तर पर कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी 36 मुस्लिम जातियों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण मिलता है, यानी कि ये 36 समाज जो है मुस्लिम समुदाय में, उन्हें ओबीसी माना गया है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) में व्यवस्था की गई है। हालांकि जिन परिवारों की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है और उन्हें आरक्षण नहीं मिलता, भले ही फिर वो जाति पिछड़ा वर्ग में क्यों ना आती हो। ओबीसी ही एक ऐसा है, क्योंकि जहां तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, वहां मुसलमान मतलब किसी भी समुदाय का कोई वहां के ऊपर उसमें किसी किस्म की मतलब घुसपैठ ना हो सकती है, ना की गई है। बात आती है पिछड़ों की, जो हम ओबीसी कास्ट कहते हैं, जो मंडल कमीशन जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो शुरू किया था और जो कांग्रेस की जो उस समय पीवी नरसिम्हा सरकार ने उसने इम्प्लीमेंट किया। उस मंडल कमीशन में बहुत सी जातियों का जिक्र है जो आर्थिक और शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उसमें कई जैसे मुसलमान नाई होते हैं, धोबी होते हैं, जो ये खाल का कारोबार करते हैं। इस तरह से उनकी ऐसे समुदाय और ऐसी जातियों को चिन्हित किया गया है और उसमें पूरे देश पे अलग अलग समय पे अलग अलग उसमें प्रावधान है। जैसे कर्नाटक में प्रावधान 1977-78 से चल रहा है कि पिछड़ों की सूची में जो है वो मुस्लिम समुदाय शामिल, लेकिन वो धर्म के आधार पर नहीं है, वो उनकी जो सामाजिक और जो आर्थिक और शैक्षिक स्थिति है उसके आधार पे है। ये चल रहा है। अब वो चलता रहा, जब भाजपा की कर्नाटक में सरकार थी तब भी चलता रहा। जब मुंबई सरकार का जब उसके कार्यकाल खत्म होने वाला था 2023 में, तब उसने क्या करा कि वो 4% मुसलमानों का जो फिर बार बार कह रहा हूँ कि सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक आधार पर था, वो उसको रद्द कर दिया। फिर तमाम बातें हैं और तमाम राज्यों में, अभी आंध्रा में जहाँ टीडीपी कांग्रेस की एक टीडीपी जो है भाजपा की एक सहयोगी दल के रूप में वहाँ चुनाव लड़ रही है, उसका पूरा एक सीटों का तालमेल हुआ है। उसने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो आंध्र में मुसलमानों को, फिर मैं कहूंगा सामाजिक रूप से पिछड़ों को 4.5% को वो रिजर्वेशन देंगे। तो ये एक पूरे देश में एक ऐसा ये वातावरण है जहां पर मुसलमानों को उनकी सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पे जो मंडल कमीशन की जो एक फ्रेम है उसके अंतर्गत उनको रिजर्वेशन दिया गया है, दिया जाता है और मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को शामिल करने की बात कहां से उठी और किस आधार पर उठी। कई सरकारी रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा गया है कि मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय हिंदू ओबीसी से पिछड़ा है। सच्चर कमेटी ने कहा था कि हिंदू, पिछड़ों और दलितों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन मुसलमानों को नहीं। जबकि इससे पहले मंडल आयोग ने भी 82 सामाजिक वर्गों की पहचान की थी जिसे उसने पिछड़ा मुसलमान माना। साल 2009 में रिटायर्ड जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत की। कमेटी ने अल्पसंख्यकों को 15% आरक्षण देने का सुझाव दिया। इनमें से मुसलमानों के लिए 10% और बाकी अल्पसंख्यकों के लिए 5% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? क्या ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को शामिल किया जाना धर्म आधारित आरक्षण माना जाए? बता रहे हैं जानकार। आरक्षण कोई संविधान का कोई हिस्सा नहीं है। आरक्षण का मामला जहां तक है, इसको कोई राजनीतिक दल नहीं कहेगा, वो एक टेम्परेरी था, मतलब परमानेंट क्लॉज भी नहीं है, उसका कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। संविधान के निर्माताओं ने कहा
कि जब तक जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो है सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं हो जाती, 10 साल का समय दिया कि 10 साल तक उनको आरक्षण मिले। अब वो 10 साल से बढ़ते बढ़ते वो 1950 से आज हम 2019 में हुआ, वो अब 29 में होगा। तो वो बात है। और उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, पिछड़ी जातियों को मिल रहा था, वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की बात करी, और उसके बाद उसी आधार के ऊपर तमाम राज्यों में मिल रहा है। अब कोई उसकी मेहनत नहीं करना चाहता। मेहनत से मतलब देखिए, अगर पिछड़ापन क्या है उसका, जो राहुल गांधी कहते हैं कि पिछड़ों की एक जनगणना होना चाहिए, मतलब जो कहते हैं ना कि वो कास्ट सेंसस होनी चाहिए, कास्ट सेंसस से ही हमें पता चलेगा। अब मोदी जी और भाजपा जो है कास्ट सेंसस पे खामोशी है या विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन खामोश है कि कास्ट सेंसस नहीं होनी चाहिए। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगी तो पता किसका चलेगा कि सामाजिक जो है वो पिछड़ापन किसके पास है। केंद्र और राज्य स्तर पर कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। केंद्र की ओबीसी लिस्ट की कैटेगरी 1 और 2 में 36 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया। हालांकि जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपए सालाना से अधिक है, उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाता है और उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी वर्ग को आरक्षण देने का आधार धर्म नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उसका पिछड़ा होना जरूरी है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मुखालफत नहीं करता। उसमें किसी भी तरीके का इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि किसी भी वर्ग को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। हाँ, भारतीय संविधान यह जरूर कहता है कि यदि कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण में उसके लिए प्रावधान किया जाए। यानी ये बात स्पष्ट होती है कि ओबीसी कोटे में जिन भी मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है वो उनके धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर किया गया है। हमने जानकारों से भी पूछा कि कन्वर्टेड मुस्लिमों के लिए क्या प्रावधान है, माने जो दलित धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बनते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। एक पेचीदा मसला है और इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के इसमें फैसले भी आए हैं, हाई कोर्ट के भी फैसले आए हैं कि जैसे दलित क्रिश्चियंस हैं कि दलित थे और ईसाई हो गए, उन्होंने एक डिमांड किया, या कोई महिला होती है जो दलित समाज की महिला अगर वो अपर कास्ट में शादी कर लेती है या दूसरे, तो उसको एक बेनिफिट मिलता रहता है। इस तरह की छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई व्यवस्थाएं मैंने देखी, लेकिन इसको लेकर के कोई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कंसेंसस नहीं है। एक मूलतः मतलब सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है कि अगर कोई हिंदू धर्म का अनुयायी जो है, जो खासतौर से पिछड़ा हो या दलित हो, अगर वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या कोई दूसरा धर्म को स्वीकार करता है स्वेच्छा से, तो उसको वो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अदालतों ने अलग अलग स्तर के ऊपर ये भी कहा है कि जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन होता है या शैक्षिक पिछड़ापन, उससे धर्म परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आप एक बात कहें कि इस्लाम में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई ये भी कह सकता है कि हिंदू धर्म में भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। एक बनाई गई है, एक ऐसे एक समय के ऊपर, एक परिस्थितियों के अनुसार वो वर्ण व्यवस्था बनाई गई और धीरे धीरे उस वर्ण व्यवस्था में लोगों का शोषण हुआ तो उसके लिए केस बना। तो शेड्यूल ट्राइब का मामला तो पक्का माना जाता है। बाकी सब तो देखिए मान्यता की बात है। सबसे बड़ी बात, आपको ये बात बड़ी रोचक लगेगी कि जितने भी राजनीतिक दल और तमाम बातें करते हैं, उनका बेसिस कुछ नहीं है। बेसिस से मतलब जो 100 लोगों पे मान लीजिए सर्वे किया है और सर्वे में वो लोग आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्तर पे बैकवर्ड पाए गए हैं, ये तमाम चीजें मंडल कमीशन पे ही आधारित है। और मंडल कमीशन का खुद जो काम करने का तरीका था वो आधा अधूरा था। और भी कई कमीशन बने, महाजन कमीशन बना, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो एक हमने नेशनल बैकवर्ड कमीशन बनाया हुआ है, वो इस तरह से नए सिरे से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक क्यों सर्वे नहीं करता, ताकि हमें पता चले कि आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से बैकवर्ड कम्युनिटीज कौन है। एक साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। यहाँ बताते चलें कि कन्वर्टेड मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें मांग की गई है कि धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई बनने वाले दलितों को भी एससी का दर्जा दिया जाए और आरक्षण समेत दूसरे लाभ दिए जाएं। इन याचिकाओं में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 को भी चुनौती दी गई है। 1950 का आदेश कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने 1950 के आदेश को चुनौती दिए जाने का भी विरोध किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि यह आदेश असंवैधानिक नहीं है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन सारी बातों को समझने के बाद अगला सवाल उठता है कि कौन कौन से वो राज्य हैं जो अभी ओबीसी कैटेगरी में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण देते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी मुस्लिम पिछड़ों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हैं। पीआईबी से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के मुस्लिम समुदाय की कुछ पिछड़ी जातियों, उत्तर प्रदेश के तेली और कायस्थ मुसलमानों और इनके अलावा बिहार, केरल, असम के पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। अब राज्यवार बात करते हैं कुछ बड़े राज्यों की, सबकी नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, कुछ बड़े राज्यों के उदाहरण लिए जा रहे हैं। केरल में ओबीसी को 30% आरक्षण दिया जाता है। इसके अंदर ही कुछ कोटा पिछड़े मुस्लिम्स के लिए भी है। इन्हें नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जो कॉलेज की पढ़ाई होती है, 10% आरक्षण मिलता है। तमिलनाडु में भी पिछड़े मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है, 3.5%, 3.5। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कोटे में मुसलमानों की 95% जातियां शामिल हैं। बिहार में भी कुछ पिछड़ी मुस्लिम जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। इस वर्ग में शामिल जातियों और उपजातियों को 18% आरक्षण मिलता है। महाराष्ट्र में कसाब, लोहार, मैदासी समेत मुसलमानों की कुछ जातियां ओबीसी वर्ग के तहत आती हैं। कर्नाटक की ओबीसी लिस्ट में कैटेगरी 2A में मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है। इसमें उन्हें 4% आरक्षण मिलता है। एक बार फिर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या ये धर्म आधारित आरक्षण है। जवाब बीबीसी से बात करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता श्रीहरि अणे देते हैं। वो कहते हैं कि संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहीं भी कोई प्रावधान ही नहीं है, आप दे ही नहीं सकते। संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों के लिए अलग अलग अधिकार हैं। अगर किसी धर्म के लोग इसके तहत आ सकते हैं तो उन्हें अल्पसंख्यक या पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिल सकता है, लेकिन केवल धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बड़ी खबर यहीं तक की थी। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी मध्य प्रदेश के सागर जिले से आई है। 25 मई को यहां राजेंद्र अहिरवार नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 26 मई की दोपहर राजेंद्र का शव एम्बुलेंस से उनके गांव बड़ौदिया नौनागिरी ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस में मृतक की भतीजी और परिवार के कुछ और लोग भी थे। गांव पहुंचने में भी 20 किलोमीटर की दूरी शेष थी। तभी अचानक एम्बुलेंस से गिरकर मृतक की भतीजी की मौत हो गई। आगे की कहानी समझने से पहले 24 अगस्त 2023 का एक मामला समझ लेते हैं। इस दिन मृतका के भाई नितिन अहिरवार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पक्ष साल 2019 के मृतका से छेड़छाड़ के मामले में राजीनामे का दबाव बना रहा था, सेटलमेंट का दबाव। इसे लेकर नितिन की पीट कर हत्या कर दी गई। उस वक्त बीच बचाव करने आई नितिन की माता को भी निर्वस्त्र करके पीटा गया था। इस मामले में राजेंद्र अहिरवार और उसकी भतीजी गवाह थे। आज तक के सहयोगी हिमांशु पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक 25 मई के दिन नितिन की हत्या के गवाह उनके चाचा राजेंद्र अहिरवार को राजीनामे के लिए आरोपियों में से एक पप्पू रजक ने अपने घर बुलाया। वहां बातचीत के दौरान राजेंद्र पर हमला कर दिया गया। राजेंद्र को बहुत मारा गया। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस का कहना है कि अपने चाचा राजेंद्र का शव लेकर आ रही लड़की ने एम्बुलेंस से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। बाद पोस्टमार्टम की जो है बॉडी गांव आ रही थी। इसमें गाड़ी में जो है डेड बॉडी के साथ में मृतक के पिता अंजना ये लोग बैठे हुए थे पीछे। तो जैसे ही जो है एम्बुलेंस यहाँ पे खुरई के पास में आई और वहाँ से राहतगढ़ के लिए मुड़ने के लिए जो रोड कटा हुआ है उसी के पास में जो है जानकारी ये लगी कि जो है उन्होंने जो है लड़की ने गेट खोल करके जो है छलांग लगा दी। क्योंकि पुलिस की गाड़ी आगे चल रही थी, थाना प्रभारी जो थे वो आगे चल रहे थे। उनको जैसी जानकारी मिली वो तत्काल में गए उनके पास में, उसको ले जा करके जो है भाग्यविद्या तीर्थ नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे उसको दिखवाया, चेक करवाया। वहाँ से सरकारी अस्पताल भी ले गए तो वहाँ से रेफर कर दिया गया था। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो खत्म हुई है। अब यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में मुद्दों के फहरिस्त में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मृतका की शव यात्रा में शामिल हुए और राज्य शासन से सागर जिले के कलेक्टर और एसपी को हटाने की उन्होंने मांग की। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, ठीक है। और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे।
मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से, पूरे जिला प्रशासन में इसमें बदलाव करो, न जिला कलेक्टर से न जिला के एसपी साहब से। कांग्रेस आलाकमान की ओर से भी मामले का संज्ञान लिया गया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस दलित परिवार के साथ भाजपा नेताओं ने जो किया है वो सोचकर ही मन पीड़ा और क्रोध से भर गया। इस शर्म की बात है कि भाजपा के राज में सरकार पीड़ित महिलाओं की जगह हमेशा उनके गुनहगारों के साथ खड़ी मिलती है। राहुल गांधी के शब्द थे ये। अगली सुर्खी अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। मेडिकल कंडीशन के आधार पर कुछ टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई। 28 मई को उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को अंतरिम जमानत मिली। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो जाएगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 27 मई को कहा था कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा था कि डॉक्टर्स ने केजरीवाल को कुछ मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी है और इसके लिए अंतरिम जमानत कुछ दिन बढ़ाने की मांग भी की गई। आज का दी लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।